बिहार में चुनाव है और चुनाव के बीच में बहुत गहमा-गहमी है। खूब सभाएँ हो रही हैं, नए-नए वायदे हो रहे हैं और वायदों के साथ आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये वायदे किस तरीके के हैं, काम करने वालों ने कितना काम किया है, पूर्ववर्ती सरकार ने क्या किया है और हमारे साथ आज ऐसे शख्स हैं, जो बिहार की राजनीति को रग-रग पहचानते हैं, चाहे वो किसी भी दल में रहे हों और इत्तेफ़ाक से खाँटी समाजवादी नेता रहे हैं और वो आरजेडी में भी रहे हैं, जेडीयू के का बहुत सारा ज़िम्मेदारियाँ सँभाली है, लेकिन अब इस समय वो आरजेडी के साथ ही हैं और मूल रूप से अपनी पार्टी में एक तरीके से कहा जाना चाहिए कि हैं जहाँ पहले थे वो। नाम है आपका शिवानंद तिवारी जी। शिवानंद तिवारी जी एक ऐसी शख्सियत है जो विधानसभा में भी रहे, मंत्री भी रहे, राज्यसभा के सदस्य भी रहे और अब अपने साथ तेजस्वी यादव के साथ काम कर रहे हैं या तेजस्वी यादव उनके साथ काम कर रहे हैं, आप जो भी कहना चाहिए कह लीजिए। लेकिन उनके हाथ में, उनकी उँगलियों में रग-रग राजनीति जानने, समझने की जो क्षमता है, वो शायद बिहार में बहुत कम लोगों के पास है। काफ़ी पढ़े-लिखे हैं और जब मिलते हैं आपसे, तो आपको लगता है कि आप कहीं ज्ञान की गंगा में बैठ कर के गोटियाँ लगा रहे हैं। बहुत-बहुत आभार शिवानंद जी आपका कि आपने हमें समय दिया, प्रणाम आपको और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे पुनः बात करके। क्या है राजनीति बिहार की? अब इतना सब कुछ आपने देख लिया, समझ लिया, इस समय बिहार की राजनीति किस रंग-ढंग में है? मैं बड़ा सात्विक सा सवाल पूछ रहा हूँ, किस रंग-ढंग में है बिहार की राजनीति? देखिए, एक अजीब तरह का चुनाव जो है बिहार में हो रहा है। एक तरफ दिल्ली की सरकार है, दूसरी तरफ बिहार की सरकार है और इन दोनों के सामने, इन दोनों के मुकाबिल 30-31 वर्ष का एक नौजवान युवा है जिसने सबके नाकों में दम कर दिया है और उसने जो सवाल उठाए हैं, हम आपको माने कह सकते हैं कि 2014 में जब उद्भव हुआ हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी का भारतीय राजनीति के पटल पर और उस समय से जो काबिज हैं, उसके बाद कई राज्यों में चुनाव हुए हैं, लेकिन ये पहला चुनाव है उनके उद्भव के बाद जहां एजेंडा जो है उन्होंने सेट नहीं किया है। मतलब आप कह रहे हैं कि एजेंडा उन्होंने नहीं सेट किया है? हाँ, ये उन्होंने सेट करने की कोशिश की। जैसे जो राज्य मंत्री है गृह मंत्रालय के बिहार के ही नित्यानंद राय जी, उन्होंने कहा कि अगर महागठबंधन जीत जाएगा तो कश्मीर के आतंकवादी जो है उनका शरण स्थल जो है बिहार बन जाएगा। और गिरिराज जी, वो तो उनके बारे में कहना क्या है, गिरिराज जी ने तुरंत ठोक दिया कि अमुक उम्मीदवार जो है वो मोहम्मद जिन्ना का उम्मीदवार है। तो ये इन लोगों ने सेट करने की कोशिश की, लेकिन हम दाद देंगे तेजस्वी को और मैं स्पष्ट तौर पर कह दूं कि इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है। तेजस्वी ने बेरोजगारी का मुद्दा जो है वो शुरू में ही इसको चलाया। नित्यानंद राय को लेकर के लोगों ने पत्रकारों से सवाल पूछा, उसको इग्नोर करके और सीधे कहा कि बिहार में लगभग 10 लाख नई नौकरियों की दरकार है, 4-5 लाख तो मैंने अलग अलग डिपार्टमेंट में पद रिक्त हैं और 4-5 लाख की और जरूरत है। तो हमारी सरकार बनेगी तो पहले कैबिनेट में हम जो है 10 लाख नौकरी जो है देंगे। अब इसको जो है बिहार के नौजवानों ने इसको पकड़ लिया और आज जो है चुनाव का मुद्दा वही बना हुआ है। प्रधानमंत्री जी हमारे आए थे कल और प्रधानमंत्री जी ने दुनिया भर की बात, उन्होंने सीए की बात की, लेकिन बेरोजगारी के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। जबकि हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल पूछ रहे थे कि भाई 2014 में तो आपने वादा किया था कि हम हर वर्ष जो है 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, कहाँ गया, क्या हुआ उनका, या किसानों के सवाल का क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी इन चीजों में पर आए ही नहीं, उन्होंने कोई बात नहीं किया। और 15 बरस पहले नीतीश कुमार का शासन 15 बरस का हुआ और उसके 15 बरस पहले जो लालू यादव का शासन था, ये हो रहा है यही कि देखिए जंगल राज था। उस समय क्या होता था
उस समय जो है इस तरह से होता था, उस तरह से होता था। गांव देहात में कोई लड़का जो है शैतानी करता था, सोता होता नहीं था, तो दादी वादी लोग उसको डराने के लिए कहती थी कि अरे कोका आ जाएगा, पकड़ के तुमको ले जाएगा, जल्दी चुपचाप सो जाओ, चुपचाप सो जाओ। वही हालत जो है इन लोगों की है। ये डरा रहे हैं कि देखिए कोका आ जाएगा, अगर नीतीश कुमार की सरकार जाएगी, तेजस्वी की सरकार बनेगी तो कोका आ जाएगा, जंगल राज आ जाएगा, जितना सड़क बिजली बना है सबको वो कबाड़ देगा और बिजली का तार काट देगा, फिर बिहार में अंधेरा हो जाएगा। ये हालत है। ऐसा दिवालियापन जो है मैंने हमने नहीं देखा है। नीतीश जी को आप अच्छी तरह से जानते हैं, आपने बहुत करीब से देखा है, यहाँ बिहार में आप रहे हैं। आप याद कीजिए कि भाषा के मामले में नीतीश जी की सब लोग तारीफ करते हैं। अब 2015 का जो चुनाव है, बिल्कुल आमने सामने थे नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार, और भाषा के मामले में, संवाद के तरीके के मामले में नीतीश कुमार काफी बीस दिखाई दे रहे थे नरेंद्र मोदी से, और उसी नीतीश कुमार को देख करके लोगों ने उनमें प्रधानमंत्री की छवि देखी थी। आज क्या हो गया है नीतीश कुमार को? कर है कहां से ले आओगे? बाप के घर से ले आओगे जाके 10 लाख लोगों को तनख्वाह देने के लिए पैसा, जेल से जाकर ले आओगे, जाली नोट छापोगे। ये पदभासी का आलम है। देखिए जैसे अफीम का नशा होता है, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अफीम के नशे से भी ज्यादा मारक नशा जो है सत्ता का होता है, और सत्ता जा रही है ये एहसास नीतीश कुमार को हुआ है, और उसकी छटपटाहट जो है उनके बोली में दिखाई दे रही है। तो बिहार का जो चुनाव है एक अजीब ढंग का चुनाव है। इस चुनाव को देखने, समझने और अध्ययन करने की जरूरत है। इसके पहले देश में आज तक इस तरह का कोई चुनाव नहीं हुआ था कि दो सरकारें, दिल्ली बाहुबली, हमारे प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी 56 इंच सीने वाले, और प्रधानमंत्री की छवि जितने दिखाई जा रही थी, नीतीश कुमार बिहार की सरकार के मालिक हैं, और सब एक तरफ और जो है तेजस्वी एक तरफ। एक बात बताइए, वायदे की जब बात आपने की और एक सिर्फ बेरोजगारी हटाने के मुद्दे के वायदे को लेकर के इतना आकर्षण है, अगर तो ये आकर्षण आपने वो भी देखा जब जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो राहुल गांधी ने भी किया था कि 72,000 रुपए साल दिए जाएंगे। इस बार भी ये सवाल उठ रहा है कि अब आप कह रहे हैं 10 लाख रोजगार दिए जाएंगे। एक पॉइंट इसमें ये तय है कि नया है कि जो 4.5 लाख रोजगार अभी हैं सरकार में जिसको होगा, और बाकी और किया जाएगा। तो क्या कारण है कि वो राहुल गांधी के वायदे की तरीके से ये फ्लूक नहीं करेगा? लोग उस पर यकीन क्यों करेंगे? लेकिन वो यकीन कर रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है ना। आप जो है देखिए तेजस्वी के सभा में जिस ढंग की भीड़ आ रही है, जिस ढंग का उत्साह जोश दिखाई दे रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी आए, वो ढा करके आदमी लाया गया, फिर भी कहीं कोई उत्साह जो है, कहीं कोई जोश जो है उनकी सभाओं में दिखाई नहीं दिया। बल्कि सबसे हास्यास्पद स्थिति तो ये हुई कि सासाराम में जो उनकी पहली सभा थी, उनकी सभा में एक वृद्ध महिला आई हुई थी, जिसने मास्क पहन रखा था कमल छाप निशान वाला, और उसे ही टीवी भारत का एक पत्रकार जो है सवाल करता है किसको सुनने के लिए आई हो, तो उसने कहा कि हम जो है लालू यादव को सुनने के लिए आए। तो तुमको लालू यादव का भाषण सुनाने के लिए? हाँ, हमारा घर नहीं है, फलान नहीं है, हम लालू यादव को सुनाने के लिए आए हैं, और हमको लोग बोला है कि लालू यादव का भाषण होने वाला है, चलो हम चले आए। ये हालत है। ऐसा दिवालियापन वाली स्थिति राहुल गांधी के समय क्या हुआ क्या नहीं है वो अलग बात है। जनता कब किस बात को पकड़ लेगी ये कहना बड़ा कठिन है, और जनता ने पकड़ लिया है बेरोजगारी के सवाल को, और नौजवानों ने खास करके पकड़ा है। आप इसकी पृष्ठभूमि में जाइए, कभी कुछ दिन पहले नरेंद्र भाई जी का जन्मदिन मनाया गया, उस दिन देश के कई इलाके से खबर आई कि बेरोजगारी दिवस के रूप में, बेरोजगार दिवस के रूप में नौजवानों ने उसको उनके जन्मदिन को मनाया। तो धीरे धीरे जो है ये मामला पकड़ता जा रहा है नौजवानों के बीच में, और कब तक आप 370 पर, कब तक जो है
सीएए पर जो है इसको खेलिएगा और राम मंदिर पर खेलिएगा। राम मंदिर बन गया, ठीक है भैया, हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि राम मंदिर बन गया, अब राम राज कब आएगा। लेकिन वहां तो योगी जी का राज है, जिसको आप राम राज तो कम से कम नहीं ही कह सकते हैं, रावण राज भी इससे बेहतर रहा होगा। ये स्थिति जो है पैदा हुई है। क्या ये चुनाव नीतीश कुमार की विफलता का चुनाव माना जाएगा, या यहाँ से देश की राजनीति एक नया मोड़ भी ले सकती है? अगर आपके हिसाब से सब कुछ ठीक रहा और तेजस्वी यादव को सरकार बनाने का मौका मिलता है, तो क्या इस समय क्या लगता है, क्या ये नीतीश कुमार की विफलता का पूरा कारण है? क्योंकि आपने नीतीश कुमार के साथ कई वर्षों तक काम किया है। पहला जो कार्यकाल था, दूसरा कार्यकाल था, जो हमने भी देखा बहुत ठीक ठाक था, लेकिन तीसरे कार्यकाल आते आते क्या सांस हाँफ गई, क्या हो गया, आखिर कहाँ चली गई ऊर्जा? ये धीरे 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 सब जमा होता गया और आज जो है यहाँ पहुंच गया। अब जो है सरकार का नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे हैं, तो विफलता तो उन्हीं की मानी जाएगी ना। सबसे बड़ी बात है कि आज तक ऐसी भ्रष्ट सरकार, ऐसा भ्रष्ट प्रशासन हम लोगों ने नहीं देखा। आप बीडीओ हो, सीओ हो, थाना हो, मैंने कहीं भी जो गरीब आदमी है उसको इंसाफ नहीं मिल रहा है। चाहे आप राशन कार्ड बनवाने के लिए जाइए, चाहे आप पेंशन के बारे में पता लगाने के लिए जाइए, चाहे आप किसी तरह का प्रमाण पत्र लेने के लिए जाइए, जो गरीब आदमी है उसको दुत्कार करके भगाते हैं ये सरकार, नीतीश कुमार के अफसर। आप जो है बात करते हैं अति पिछड़ों की, बात करते हैं महादलितों की, और उनके साथ व्यवहार किस तरह से आपका जो प्रशासन है वो कर रहा है, इसका कभी आपने सुध नहीं लिया। और जितने भ्रष्ट पदाधिकारी हैं उनका एक गिरोह जो है आपने बना दिया है बिहार में, और तरह तरह का किस्सा उनके बारे में चलता है। हालत ऐसी है, चिराग ने कहा है कि नीतीश कुमार जेल जाएंगे, तो आप ये मत समझिए कि चिराग ने फिल्मी डायलॉग की तरह एक डायलॉग बोल दिया है। ऐसी स्थिति है कि अगर नीतीश कुमार गए और नई सरकार आई और उसने कायदे से जांच करवा दिया, तो निश्चित रूप से चिराग जो कह रहे हैं वो सही साबित होगा। तेजस्वी की सभाओं में भीड़ बहुत आ रही है, खूब उत्साह है, खूब नारेबाजी हो रही है, लेकिन जो और दूसरी तरफ जो है वो जिनका अभी आपने नाम लिया, एलजेपी के चिराग पासवान युवा नेता, वो भी हैं, थोड़ा तेजस्वी तो उनमें बड़ा ज्यादा हो, लेकिन असली नाक में दम तेजस्वी ने नीतीश कुमार के किया है वो, या चिराग ने नीतीश कुमार के ऊपर जिस तरीके से आरोप लगाए हैं, जिस तरीके से हमला बोला है, वो एक टर्न आप कहाँ मानते हैं? देखिए, चिराग जो कह रहे हैं, हमको ऐसा लग रहा है कि उसमें भारतीय जनता पार्टी का भी कहीं ना कहीं से एक छुपा हुआ समर्थन है। क्योंकि अभी तक नरेंद्र मोदी ने या अमित शाह ने या जगत नड्डा ने भी जो कुछ बोल रहे हैं चिराग, उसकी निंदा उन लोगों ने नहीं किया, उनको फटकार नहीं लगाया है कि भाई क्या आप बोल रहे हैं। कुछ दिन पहले तक आपके पिताजी नरेंद्र मोदी सरकार के कैबिनेट के मेंबर रहे हैं और आप इस तरह से कैसे बोल रहे हैं, ये कब किसी ने नहीं टोका। इसलिए हमको लगता है कि चिराग का जो एजेंडा है, उस एजेंडा का समर्थन भारतीय जनता पार्टी जो है पीछे से कर रही है। हमको माने हम ही को नहीं, माने जो तमाम लोग बिहार के चुनाव को गौर से देख रहे हैं, उनका अनुमान जो है यही है। इतना सब कुछ कहने के बाद, प्रधानमंत्री के साथ नीतीश कुमार के मंच साझा करने के बाद, जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं उनके स्पष्टीकरण देने के बाद, तब भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं, कार्यकर्ता नहीं समझ पा रहे हैं, या जनता नहीं समझ रही है? देखिए, सब लोग समझ रहे हैं, इसलिए सब लोग समझ रहे हैं कि अभी जो है नया पोस्टर निकला है, पिछले एक हफ्ता से वो पोस्टर जारी है, प्रधानमंत्री जी का एकल तस्वीर वाला पोस्टर है, और उसमें यह कहा जा रहा है कि भाजपा है तो भरोसा है, नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं है श्रीवास्तव जी, भाजपा है इसलिए भरोसा है। ये पोस्टर जो है जारी हो रहा है। चुनाव शुरुआत आप याद कीजिए, उस समय कहा गया था कि नीतीश कुमार जो है एनडीए गठबंधन का नेतृत्व जो है करेंगे,
अभी क्या हालत हो गई है। अभी प्रधानमंत्री जी भाषण करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, ये जो पहले आप नैरेटिव था वो बदल गया और अब जो है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो गठबंधन है उसके लिए वोट मांग रहे हैं प्रधानमंत्री जी, उसके लिए वोट मांग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेतागण। इस स्थिति में कितना बदलाव आया है और इस बदलाव के पीछे क्या कारण है आप समझिए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी ये खबर हो गई है कि भयानक ढंग से एंटी इनकम्बेंसी जो है नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ है। नीतीश कुमार के खिलाफ लोगों के अंदर रोष है, लोगों के अंदर गुस्सा है, नीतीश को बदलना चाहते हैं। का शिकार हम नहीं हो, भारतीय जनता पार्टी कम से कम उससे बची रहे, बचाने की कोशिश जो है हो रही है, ये कह के कि भारतीय जनता पार्टी है तो भरोसा है, या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो गठबंधन है वो चुनाव लड़ रहा है। आप ऐसे वाहिद नेता है पूरे बिहार में जो लालू यादव को भी लालू कह करके बुलाते थे, नीतीश कुमार को तो नीतीश कहते ही थे आप। तो आप बड़े हैं इसलिए बुला लेते हैं। नहीं लेकिन आपका जो मतलब रुतबा रहा है, समझिए कि उनको अपमानित करने के लिए नहीं अपमानित नहीं हम कहते हैं। अब लालू यादव से भी 4-5 बरस उम्र में बड़े हैं, नीतीश से तो 8-9 बरस बड़े हैं। हाँ, आप अपमान करने की बात नहीं, लेकिन आपका एक रुतबा रहा इसलिए वो सब स्वीकार भी करते रहे। तो क्या आपको अभी भी लगता है कि नीतीश कुमार इतना आपके हिसाब से फंसे होने के बाद कोई और रणनीति नहीं चलेंगे, या चलेंगे तो क्या होगी? क्या नीतीश कुमार कोई अब इस स्थिति में क्या रणनीति अपना सकते हैं? हमको तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उनके सामने कोई बहुत विकल्प जो है। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ तो थे ही, यहाँ लालू यादव के साथ 2015 में आए और 2015 में ये राष्ट्रीय जनता दल ने और लालू यादव ने ये कहा कि भाई हमारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार जो है नीतीश कुमार होंगे। 2015 का चुनाव उन्हीं को चेहरे को सामने रख करके लड़ा गया, तो वहां भी आ गए और वहां से फिर कैसे चले गए और क्यों चले गए ये आज भी किसी के समझ में नहीं आया है। तो अब तो वो विकल्प भी खत्म उन्होंने कर लिया है और ये विकल्प जो है सामने है, इसके बारे में दिखाई दे रहा है कि बहुत जोखिम में है ये विकल्प। तो ऐसी स्थिति में बहुत रास्ता जो है नीतीश कुमार के सामने या कई विकल्प हैं ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। तेजस्वी यादव इस बार चुनाव में देखने को आ रहा है कि बहुत ही संयमित ढंग से भाषण दे रहे हैं, बहुत ही संयमित ढंग से, कभी भी भारतीय जनता पार्टी पे कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। जो भी आरोप लगा रहे हैं वो नीतीश कुमार पे लगा रहे हैं और इसी तरीके से जो भी आरोप ये चिराग लगा रहे हैं वो भी सीधे नीतीश कुमार पे ही लगा रहे हैं। तो क्या सचमुच नीतीश के खिलाफ में ऐसे सबूत हैं जो जिससे चिराग की जो बात करते हैं कि हम जेल भेज देंगे, इसमें कोई दम नजर आता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम दावे के साथ कह सकते हैं। अभी भी अगर सीबीआई नरेंद्र मोदी के हाथ में नहीं होती, और हमको तो ऐसा लगता है कि 2015 का जो मैंडेट मिला उनको, उसके बाद उस मैंडेट के साथ जो उन्होंने विड्रे किया, उसके पीछे भी कारण जो है वो भागलपुर का सृजन घोटाला है और सीबीआई जांच कर रही है पिछले 3-3.5 वर्षों से। और जांच का रफ्तार देखिए कि उसके जो मुख्य अभियुक्त हैं वो आज तक पकड़े नहीं गए हैं और ये बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अभी हाल में नीतीश कुमार जी ने कहा कि अगर सृजन घोटाले में जो सीबीआई की जांच हो रही है लोग उससे संतुष्ट नहीं है तो पटना हाईकोर्ट में जाएं। ये वो कह रहे भाई आपके खजाने का पैसा निकाला गया है, आपकी सरकार के मुंह पर वो तमाचा है सृजन घोटाला, आप कैसे कर सकते हैं कि जैसे आपको कोई मतलब नहीं है, आपने सीबीआई को दे दिया और आपका सारा जो है कर्तव्य जो है खत्म होगा, उसका इतिश्री हो गया। आपकी चिंता नहीं है कि क्यों नहीं सीबीआई 3.5 वर्षों में अभी तक घोटालेबाजों को पकड़ा,
या घोटाले में जो पैसा लूटा गया उसको वापस ले आया? तो एकदम साफ दिखाई दे रहा है श्रीवास्तव जी। इस बात की कितनी संभावना है, क्योंकि तेजस्वी यादव की पार्टी ने 100 मतलब उतनी सीटों पर नहीं लड़ रही जो जीत के लिए पूरा पर्याप्त हो, आरजेडी के अपने सहयोगियों के साथ लड़ रही है। कांग्रेस को जो सीटें दी गई हैं, क्या वो सही में उसके इतना उपयुक्त थी, या कांग्रेस तोलमोल में ज्यादा भाव में सीटें ज्यादा ले गई है? अब देखिए, चुनाव के बीच में अब इस तरह का सवाल और इस तरह का सवाल के जवाब की अपेक्षा जो है आप हमसे मत कीजिए। अभी इन सब चीजों के बारे में चर्चा जो है वो हमको हमारी ओर से उचित नहीं होगा। चुनाव बीत जाता है, उसके बाद हम इन सब चीजों के बारे में बातचीत होगी। अभी तो महागठबंधन की जितनी भी सीटें हैं कांग्रेस के पास, वाम के पास, उन सबको जितवाना हम मानते हैं कि हम सब लोगों का दायित्व है और तेजस्वी का मुख्य तौर पर दायित्व है। और महागठबंधन के नेता के रूप में और सबसे प्रमुख कैंपेनर के रूप में आज हर क्षेत्र में, चाहे वो कांग्रेस का उम्मीदवार हो या वाम मोर्चे का उम्मीदवार हो, हर जगह तेजस्वी का ही डिमांड है। और तेजस्वी जिस ढंग से मेहनत कर रहे हैं कल्पना नहीं कर सकते हैं आप। जिस ढंग का इवोल्यूशन हुआ है तेजस्वी का, वो समझिए कि एक नया तेजस्वी है। वो 2019 का तेजस्वी नहीं है। ये 2020 का जो तेजस्वी है वो 2019 के तेजस्वी से कहीं बदला हुआ है। जो लोग 2019 की छवि जो है तेजस्वी में देखते हैं, वो समझिए कि 2020 में देखकर आश्चर्यचकित हैं। क्या हुआ इसमें? 17 मीटिंग जो है एक दिन में तेजस्वी कर रहे हैं। ये कोई साधारण बात है? हमारे यहाँ कल एक पत्रकार आए बीबीसी के, उन्होंने बताया कि पटना में कहीं सभा थी, कहा कि हेलीकॉप्टर से उतरे, दौड़ते हुए माने मंच की ओर गए और 3 मिनट में भाषण करके फिर दौड़ते हुए हेलीकॉप्टर में जाके बैठे। इस तरह से अभियान जो है तेजस्वी चला रहे हैं। ये स्थिति है। नहीं, ये बात बिल्कुल काबिले तारीफ है कि 19 सभाएं, मेरे ख्याल से अंतिम जो किया था कल, शायद 19 सभाएं उन्होंने की हैं जी। कल उन्होंने 19 सभाएं की हैं, और ये अपने आप में यकीन करना मुश्किल है कि कैसे कोई आदमी 19 सभाएं कर सकता है। और आपने बता भी दिया जिस तरीके से उन्होंने की, कि दौड़ते हुए जा रहे हैं, दौड़ते हुए लोगों से बात कर रहे हैं और फिर वापस आकर के दूसरी जगह जा रहे हैं। एक बात और भी है, क्या जरूरत अगर जरूरत पड़ती है, ये राजनीति क्योंकि संभावनाओं का खेल है, तो क्या चिराग पासवान को भी अपनी तरफ रखा जा सकता है? देखिए, अभी तो हम मान कर चल रहे हैं, हमको पूरा भरोसा है कि महागठबंधन को बहुमत मिलने जा रहा है और हमको किसी के सहयोग की जरूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। महागठबंधन की सरकार बनेगी। महागठबंधन को बहुमत के लिए किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ेगी, समर्थन की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक अंतिम सवाल आपसे और जानना चाहेंगे, नीतीश की विफलता है तो भारतीय जनता पार्टी की कितनी विफलता है? जी, नीतीश की अगर विफलता है 15 साल में सरकारों में, तो भारतीय जनता पार्टी की भी कितनी विफलता आप मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी जैसी असफल सरकार देश में आज तक बनी ही नहीं होगी। जो भी वादा किया था देश की जनता के सामने, देश के किसानों के सामने, ठीक उसका उल्टा काम जो है हो रहा है। भला बताइए, नोटबंदी जैसा काम प्रधानमंत्री जी ने भीम में अहंकार में लिया और एक जो है तेज गति से रफ्तार से चलने वाली अर्थव्यवस्था के गाड़ी का टायर जो है अपने से गोली मार करके पंचर कर दिया। अभी तक उससे जो है देश निकल नहीं पाया है और पहले से ही एक मंदी का दौर था। और देख लीजिए जिस ढंग से कोरोना के मामले में इतना माने ऐसा इन्होंने लॉकडाउन लागू किया कि आप बस 12 बजे रात के बाद लक्ष्मण रेखा खींच लीजिए और नहीं निकलिएगा। इनको उन्होंने देखा नहीं कि जो प्रवासी देश भर में बिखरे पड़े हुए हैं, उनका काम बंद हो गया, उनके मकान मालिकों ने उनको घर से बाहर निकाल दिया, उनके सामने संकट है, कोरोना से मरे कि भूख से मरे।
उनका क्या होगा इसकी कोई कल्पना उन्होंने नहीं की। अब बताइए, जिस ढंग का दृश्य दिखाई दिया सड़कों पर, प्रवासी माने अमानवीय श्रम करके हजार हजार 1,500 किलोमीटर का सफर तय करके आते हुए सड़क पर दिखाई दिए हैं। यही देश की असली तस्वीर जो है दिखाई दी। इतने दिनों में देश कहां पहुंचा है वो सामने जो है दिखाई दे रहा था। और हमारे नीतीश जी, सबसे ज्यादा प्रवासी जो है श्रमिक बिहार से जाते हैं। बिहार तो आंतरिक उपनिवेश है। अगर बिहार के श्रमिक जो है अन्य प्रदेशों में नहीं जाए तो उनका विकास की गाड़ी जो है ठप हो जाएगी। अगर बिहार के श्रमिक नहीं रहते तो पंजाब और हरियाणा में हरित क्रांति नहीं होती। और उनको कह दिया, नीतीश कुमार कहते हैं पूरा बिहार हमारा परिवार है, तो कैसे आपने प्रवासियों को कह दिया कि हम घुसने नहीं देंगे आपको बिहार में? कैसे जो है कोटा में पढ़ने वाले जो बच्चे थे उनको कह दिया कि साहब आपको हम ले आएंगे तो लॉकडाउन के नियम का उल्लंघन होगा? कैसे कह दिया? आज तक प्रवासियों को याद है इस बात का। भला बताइए, जिनको उन लोगों ने फील किया कि एकदम हमको रिजेक्ट कर दिया गया, वो डर से भय से चले आ रहे थे पदहवास कि हम अपने लोगों के बीच में जाएंगे, अपने परिवार अपने समाज में जाएंगे, वहां हमको सहारा मिलेगा। और वहां जो है बिहार का मुखिया कह रहा है, मुख्यमंत्री कह रहा है तुमको हम घुसने नहीं देंगे। ये सबको याद है श्रीवास्तव जी। क्या कोरोना चूल के बदला निकालेंगे? क्या कोरोना काल में नीतीश सरकार की विफलता ही इस चुनाव के नतीजे को ज्यादा प्रभावित करेगी? प्रभावित तो करेंगे, ज्यादा कम की बात हम नहीं जानते। इनका जो मैंने 15 साल के शासन में इन्होंने सार्वजनिक स्वास्थ्य का जो ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है उसकी तो पहले ही खुल गई। एक भी इनका आदमी, इनकी खुद की भतीजी वो बिहार सरकार के अस्पतालों में नहीं गई, ना पीएमसीएच में गई, ना नालंदा मेडिकल कॉलेज में गई, ना आईजीएमएस में गई, सब पटना के एम्स में गए। सारे पदाधिकारी, सारे मंत्री, जितने रसूखदार लोग थे, जो गरीब आदमी है जिसको कोई पूछने वाला नहीं है, वही नालंदा मेडिकल कॉलेज और पटना मेडिकल कॉलेज में जा रहा था। तो भेद तो खुल ही गया उनका। टीका जो है, क्या नाम है, टेस्टिंग जो है किस तरह से छुपाया गया, ये सारी चीजें हैं, क्या कहिएगा। ये प्रधानमंत्री ने 1,20,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा पिछले चुनाव में की थी। झूठा है भाई, झूठ बोला है। हमारे पास जो है वो माने आरटीआई का कागज, कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पेश ये किया था। एक जो इकबाल अंसारी है दरभंगा जिला का, उसने नीति आयोग से और बिहार सरकार के वित्त विभाग से माने राइट ऑफ इंफॉर्मेशन के अंतर्गत जो है सवाल पूछा था। 2017 में नीति आयोग ने कहा कि इस तरह का कुछ भी जो है हमारे यहाँ जो बजट सेक्शन है उसमें इस तरह का कुछ भी नहीं है। हमारे पास प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से एक हैंड आउट जो है आया था जिसमें ये घोषणा थी, बाकी कुछ भी नहीं है। और 2019 का, अभी पिछले साल का, बिहार सरकार के वित्त विभाग का ज्वाइंट सेक्रेटरी जो है उसने जवाब दिया है इकबाल अंसारी को, जिसमें कहा है कि इस तरह का कुछ भी नहीं है। 2014 से लेके आज तक एक पैसा भी उस मद में बिहार सरकार के वित्त विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है। ये झूठ बोला। हम लोगों ने मांग किया है कि प्रधानमंत्री जी बिहार की जनता से माफी मांगे। जगत नड्डा अभी 3 दिन पहले हिसाब जोड़ा रहे थे कि 1,25,000 के अतिरिक्त हमने इतना खर्चा किया। और श्रीवास्तव जी, आपको याद होगा 2015 में आरा के रमना मैदान में किस तरह से बोली लगाई थी बिहार के लोगों की। हमारे नरेंद्र मोदी ने 50,000 करोड़ दे दें, 70,000 करोड़ दे दें, बिहार को अपमानित किया था, जलील किया था और झूठ बोला था। उस आदमी को तो माफी मांगनी चाहिए बिहार के लोगों से। आपको लगता है कि बिहार में इतना सब कुछ होने के बाद भी 70 साल में मिला क्या है? मैं तो खुद बहुत दुखी हूँ पूरे क्योंकि बहुत हद तक काफी दिल से जुड़ा रहा, बहुत हद तक कुछ करने की कोशिश भी की, लेकिन हुआ क्या? अभी तक कुछ बहुत सारा निकल के क्यों नहीं हो पाया? क्या सिर्फ सामाजिक समीकरणों पे ही पूरा चुनाव लड़ा जाने लगेगा, जाति व्यवस्था पे ही लड़ा? ये एक सैद्धांतिक सवाल है और हमको बहुत खुशी होगी कि इस सवाल पर जो है चर्चा हो, लेकिन अभी ये समय नहीं है और न ये प्लेटफॉर्म है।
जहां इस पर जो है बातचीत होगी। लेकिन आपके साथ ये सहमत है कि 70 सालों में क्या हुआ है, और सिर्फ यही क्यों, देश भर में क्या हुआ है इसको भी देखिए। जिसको हम आगे बढ़ा हुआ राज्य कहते हैं, उनकी भी तुलना आप यूरोप और अमेरिका से कर दीजिए कि कहां खड़े हैं, उनके तुलना में भी भिखमंगे दिखाई देंगे। लेकिन अंधेरा के बीच में काना राजा, भोजपुरी में कहावत है, हमसे बेहतर हैं, यही कहा जा सकता है। लेकिन पर कैपिटा इनकम का मामला हो या कंजम्पशन का मामला हो, किसी भी मामले में आप जो जिसको कहते हैं डेवलप्ड नेशन, जो माने हम लोग तो माने डेवलपिंग कहलाते हैं ना, उनके साथ तुलना करके देख लीजिए। तो हमारे देश में जो किसानों की हालत है, हमारे देश में जो आदिवासियों की हालत है, हमारे देश में जो पर्यावरण की हालत है, अभी जो कोविड के चलते जो है लॉकडाउन हुआ, हवा भी साफ लोगों को मिलने लगी, पानी भी साफ मिलने लगा, और फिर जो है दिल्ली के बारे में खबर आती है कि किस तरह से वहां हवा पानी सब जहरीला होता जा रहा है। ये स्थिति है, इसके बारे में मैंने बात होनी चाहिए। जो विकास का हम लोगों ने मॉडल एडॉप्ट किया आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, मैंने प्लान्ड इकोनॉमी हम लोगों ने रूस से बोरो किया, बड़े बड़े इंडस्ट्री के बारे में बात किया। आप याद कीजिए, मैंने गांधी जी ने जो जवाहरलाल नेहरू को चिट्ठी लिखी थी, और चिट्ठी के जवाब में जो जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था कि भारत के गांव जो है वो दकियानूस हैं, गांव गंदे हैं, गांव के रास्ते देश का विकास नहीं होगा, विकास जो है देखना है बड़े बड़े शहरों को देखिए, बड़े बड़े कल कारखानों को देखिए। तो वो रास्ता जो चुना गया विकास का, आप जो है 51 में पार्लियामेंट में भाषण पढ़िए पंडित जी का, उसमें उन्होंने कहा है कि प्लान्ड इकोनॉमी के जरिए हम जो है समाजवाद का लक्ष्य जो है हासिल करेंगे, ये उन्होंने कहा था। और धीरे धीरे आज जो है मेरे देश में किस तरह की गैर बराबरी है। हमको याद है प्रणब दा जब बजट पेश कर रहे थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो हमने सवाल किया था उनसे, हमने कहा था कि प्रणब दा इतने सीनियर आदमी है आप, हम लोगों ने मैंने सपना देखा था, या हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है हमारे संविधान का, वो कह रहा है कि गैर बराबरी को हम खत्म करेंगे। न सिर्फ क्षेत्रीय गैर बराबरी, व्यक्ति व्यक्ति के बीच में जो गैर बराबरी है, और आज ऐसी हालत है कि गैर बराबरी को नापने के लिए हमारे पास कोई पैमाना नहीं है। ऐसा क्यों है? बहुत चालाक आदमी थे, खिलाड़ी थे प्रणब दा, उन्होंने सीधे कह दिया कि तिवारी जी की समस्या मैं समझता हूं, समाजवादी हैं, लेकिन जब तक रेवेन्यू नहीं आएगा तब तक विकास कैसे होगा। ये जो सारे सवाल हैं, इनके बारे में अलग से बहस होनी चाहिए। इस मामले में हम आपके साथ सहमत हैं। ये बिहार में एक और नीतीश कुमार ने कहा कि समुद्र नहीं है इसलिए उद्योग धंधे नहीं लग रहे हैं। ये कहा है उन्होंने, हमने भी पढ़ा है। तो भाई उत्तर प्रदेश में भी समुद्र नहीं है यार, अरे कई जगह समुद्र नहीं है। ये सब जो है पंजाब में नहीं है, हरियाणा में नहीं है। इसके बारे में कभी विस्तार से बातचीत होनी चाहिए। ऐसा रास्ता विकास का खोजा जाना चाहिए जो समुद्र के किनारे हो या जो धरती के बीच में हो। हर जगह विकास जो है वो इज्जत के साथ, प्रतिष्ठा के साथ, जो आदमी है उसको जीवन गुजारने का अधिकार मिले, उसके बाल बच्चों को उचित शिक्षा मिले, उसके स्वास्थ्य का ठीक ठीक प्रबंध हो, ये सारी चीजें की व्यवस्था हो, चाहे वो समुद्र के किनारे हो या नीतीश जी का लैंडलॉक ये इलाका हो। इसके बारे में कोई रास्ता जो है सोचा जाना चाहिए। बहुत बहुत आभार आपका कि आपने समय दिया इतना और बहुत बात की। शुक्रिया, थैंक यू।